स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ कंपाउंड के नामकरण हम लोगों ने जाने थे कि उनके फॉर्मूला के नाम हम लोग किस हिसाब से देंगे, लेकिन जो प्रीवियस लेक्चर था वो आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं था, क्योंकि कुछ आप लोगों को फार्मूले के नाम जानना आवश्यक होता है, इसलिए हमने उसको बता दिया था। कुछ और सारे कंपाउंड होंगे, उनके नामकरण का कोई वीडियो हम लोग कभी और दे देंगे। आज बात करते हैं अपने चैप्टर से रिलेटेड, तो हेडिंग डालते हैं आज हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। कि आप लोगों को कितनी रासायनिक अभिक्रियाओं की स्टडी अपने इस चैप्टर में करनी है। हेडिंग क्या रहेगी? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, अभिक्रियाओं के प्रकार। अगर इसमें आप लोगों को कुछ लिखना है तो इस प्रकार लिख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में तत्वों या पदार्थों बोल सकते हैं, पदार्थ कौन कौन से रहेंगे? तत्व तथा यौगिक के जुड़ने तथा टूटने के आधार पर हम लोगों ने इसको 5 प्रकार की अभिक्रियाओं में क्या किया है? डिवाइड किया है। 5 प्रकार की अभिक्रियाओं में डिवाइड नहीं किया, आपके सिलेबस में सिर्फ 5 प्रकार की अभिक्रियाएं हैं जिनको आप लोगों को स्टडी क्या करना है। ठीक है, तो अब 5 प्रकार की कौन कौन सी अभिक्रियाएं आप लोगों को जाननी है। सबसे पहले नंबर की जो है वो है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। नंबर दूसरी क्या है? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। नंबर थर्ड जो है वो है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। और नंबर 4 जो है वो है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। नंबर 5 पे हम लोग अपचयन तथा उपचयन 2 प्रकार की अभिक्रियाओं को करना है। कई जगह आप लोगों को अपचयन तथा उपचयन अलग अलग भी दिख जाएंगे, तो वहाँ पे 6 प्रकार की बोल देते हैं। 5वें नंबर पे कह देंगे अपचयन और 6वें नंबर पे उपचयन, लेकिन यहाँ पे हम लोग एक साथ लिखे दे रहे हैं, तो उसी में अलग अलग कर देंगे पार्ट। तो अपचयन तथा उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया। अच्छा, एक बात आप लोग और जानते हो, वो क्या बात है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें ऊष्मा निकलती है या ऊष्मा वो क्या करता है? सोखती है, यानी ग्रहण करती है। उत्सर्जन होता है या उसका क्या होता है? वो ऊष्मा को ग्रहण करती है अभिक्रिया। यानी हम लोग ऊष्मा के ग्रहण तथा उत्सर्जन के आधार पर भी 2 प्रकार की अभिक्रियाएं हम लोग जानते हैं। वो क्या होते हैं? ऊष्मा शोषी तथा ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं। इसको आप लोग नोट कर लेंगे। 2 प्रकार की अभिक्रियाओं का अध्ययन आप लोगों को और करना है। वो क्या है? ऊष्मा क्षेपी तथा ऊष्मा शोषी। नंबर 1 पे ऊष्मा क्षेपी, नंबर 2 पे ऊष्मा शोषी। ये 2 प्रकार की अभिक्रियाएं हैं। तो ऊष्मा क्षेपी हेडिंग आप लोग डालिए। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं हैं वह अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। जिनमें क्या होता है? ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। अब देखो उत्सर्जन किस प्रकार से होता है। अगर हम लोग CaO में जल मिलाते हैं तो हम लोगों को क्या प्राप्त होता है? CaOH का होल ट्वाइस। क्या होता है? CaOH का
होल ट्वाइस प्राप्त होता है। CaO क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, जैसे हम लोग बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। H2O क्या है? जल है। और CaOH का होल ट्वाइस क्या है? ये हम लोगों का बुझा हुआ चूना है। जब हम लोग चूने में, बिना बुझे चूने में जब जल को मिलाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि उससे कुछ हीट निकल रही होती है बाहर, यानी उससे ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा होता है। तो प्लस यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ऊष्मा। जो हम लोगों ने यहाँ प्लस ऊष्मा लिखी उसे हम लोग क्या कहते हैं? डेल्टा H। अभी हम लोग बेसिक बता रहे हैं, अभी अभिक्रिया की डिफिनीशन लिखवाएंगे आप लोगों को अलग से, फिर क्या करेंगे बताएंगे। ये होती है डेल्टा H, जो ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में जो डेल्टा H होता है इसका मान नेगेटिव होता है। क्या होता है? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। यहाँ कौन सी अभिक्रिया कर रहे हैं हम लोग? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। अभिक्रिया को R+N से भी हम लोग क्या करते हैं? लिखते हैं। ठीक है, तो डेल्टा H का मान जो होता है वो नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव, यानी ऋणात्मक, माइनस डेल्टा H होता है। तो हम लोग एक डिफिनीशन और भी लिख सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा की कमी होती है, ऊष्मा निकलती है वो हमने अलग किया, ऊष्मा की कमी होती है वो भी ऊष्मा क्षेपी होती है। कमी किस हिसाब से होती है? देखो, हम लोग मानेंगे अभिकर्मक में जितनी ऊष्मा अंदर है, किसी भी पदार्थ में ऊष्मा होती है, ऊर्जा होती है, उसको माने ले रहे H1। क्या माने ले रहे हैं? H1। H ये हाइड्रोजन नहीं है, हीट है। ये क्या है? हीट का सिंबल है कैपिटल H। और जो उत्पाद है उसको माने ले रहा है H2। अब एक बात समझो, CuA इसकी कुछ हीट होगी और इसकी कुछ हीट होगी। मान लो कि इसकी H1 डैश है और इसकी H1 डबल डैश है। CaO में जो हीट है, अंदर ऊर्जा है, वो है H1 डैश, और जो H2O में जो हीट है वो है H1 डबल डैश। तो हम H1 डबल डैश और H1 डैश को जब बराबर कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? H1 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? यानी H1 क्या है? कुल अभिकर्मक में जितनी हीट है अंदर, ये हम रब किए दे रहे हैं यहाँ पे। अब थोड़ा सा देखो, जो उत्पाद में जो हमारी हीट है वो कितनी है? H2 है। ये बात समझ में आई? जो उत्पाद बना उसमें हीट H2 है। अब कुछ हीट निकली है, इसमें हमने प्लस ऊर्जा लिखी थी, प्लस ऊर्जा, इसको इसमें कन्वर्ट नहीं करना है क्योंकि ये तो निकल चुकी है ना उत्पाद से। उत्पाद जो हमारा बना है वो निकल चुकी है बाहर ऊष्मा, लेकिन इसको दिखाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमें पता करना होता है कि क्या ऊर्जा निकल रही है, ऊष्मा आ रही है, इसलिए इसको क्या करते हैं, यहाँ पे लिखना पड़ता है कि ये क्या है? ऊर्जा, यानी कि ऊष्मा यहाँ लिख देंगे, ऊष्मा। अब अगर हम लोग H2 से H1 को माइनस करेंगे, डेल्टा H बराबर क्या होता है? फॉर्मूला आप लोग लिख लो कि डेल्टा H बराबर होता है H2 माइनस H1। अब डेल्टा H का मान नेगेटिव ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसकी जितनी ऊर्जा थी इसमें ऊष्मा थी, इसमें कुछ कमी हुई, कुछ बाहर निकली, और इसकी ऊष्मा में कमी हुई, तो कम से अगर हम ज़्यादा को माइनस करेंगे तो माइनस में आ गया, यानी माइनस डेल्टा H ऊष्मा बाहर निकलेगी तो ऊष्मा क्षेपी होगी। अब इसी का उल्टा समझो आप लोग, एग्जाम्पल हम दूसरा दे रहे हैं क्योंकि ये तो ऊष्मा क्षेपी का है, एग्जाम्पल दूसरा देना पड़ेगा आप लोगों को। वो क्या देना पड़ेगा कि अगर हम लोग हाइड्रोजन गैस H2 प्लस, आप लोग एक जानते हो आयोडाइड I को जब मिलाते हैं तो बनता है HI। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने नामकरण बताया है। HI का नामकरण क्या होगा? हाइड्रोजन आयोडाइड, क्योंकि सिंगल आयोडाइड है, आयोडीन है, तो ये क्या है? हाइड्रोजन आयोडीन है। प्लस हम लोग यहाँ पे लिखते हैं प्लस ऊष्मा। अब हमने यहाँ पे ऊष्मा क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे हमने एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं मानी है, क्योंकि अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे घटाएंगे तो ऊष्मा का मान भी क्या होगा? घटेगा और बढ़ेगा। अब यहाँ पे भी प्लस ऊष्मा लिखी है,
और यहाँ पे भी प्लस ऊष्मा लिखी है। जब ये अभिक्रिया होती है तो ये ऊष्मा को निर्मुक्त नहीं करती है, बल्कि वातावरण में रूम टेम्परेचर में ऊष्मा को ग्रहण कर लेती है। यानी जो यहाँ पे H, अब हम इसको अलग नहीं बताया, इसका क्या था H1 डैश, H1 डबल डैश, इसका H1 डैश, ये माना था सिर्फ। कैपिटल H हीट का सिंबल है, हाइड्रोजन का सिंबल नहीं है, ठीक है। अब H1 है इसका मान, और उत्पाद का जो है वो क्या है, इसमें जुड़ गई है ऊष्मा। यहाँ प्लस तो लिखा है, लेकिन ये प्लस क्या है, जो HI बना है ना, इसी में अंदर सोख करके ही बना है ये सिर्फ सिंबल इसलिए है कि कितनी ऊर्जा यहाँ पे जुड़ी है या कितनी ऊर्जा माइनस हुई है, सिर्फ इसलिए इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब HI का कितना लिखेंगे, H2 हीट इसमें है, जब कुछ इसमें जुड़ी है तो पॉजिटिव होगा, तो डेल्टा H बराबर क्या था हम लोगों का सिंबल कि H2 माइनस H1, जब ज़्यादा में से कण को माइनस करेंगे पॉजिटिव में आएगा। यानी ऊष्मा छेपी, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं वह होती हैं जिनमें डेल्टा H का मान क्या आता है, पॉजिटिव आता है। चलो ठीक है, अब सिस्टमेटिक ढंग से आप लोग समझते हैं इसको। सबसे पहले हेडिंग डालो ऊष्मा छेपी, कि ऊष्मा छेपी अभिक्रिया क्या होती है। उसमें लिखो कि वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे कहते हैं ऊष्मा छेपी अभिक्रियाएं। एग्जाम्पल लिखो H2 प्लस Cl2, क्या लिखोगे, H2 प्लस Cl2 लिख लोगे, HCl लिख लोगे, प्लस ऊष्मा लिख लोगे, या ऊष्मा की जगह माइनस H भी लिख सकते हो, माइनस डेल्टा H, क्या माइनस डेल्टा H भी यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, सही है। इसको एक बात और भी कह सकते हैं हम लोग, ATP भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ATP, ठीक है। H2 प्लस Cl2 ये किसका है, ऊष्मा छेपी का है, और H2 प्लस I2 किसका है, ऊष्मा शोषी का एग्जाम्पल है, ऊष्मा छेपी में। दूसरा एग्जाम्पल एक लिख लो आप लोग, क्या लिखोगे, दूसरा एग्जाम्पल लिख लोगे यही वाला CaO प्लस H2O वाला, क्या बन जाएगा हम लोगों का, CaOH का होल ट्वाइस, ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है, सही है, बैलेंस है फॉर्मूला। H2 प्लस Cl2 2HCl बन जाएगा। आप लोग बैलेंस करना जानते हो फॉर्मूले को, 2HCl। चलो बस ऊष्मा छेपी में इतना ही लिखना है। ऊष्मा शोषी में क्या लिखोगे कि वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा क्या होती है, ग्रहण होती है, ऊष्मा को अंदर क्या करते हैं वो लोग, सोखते हैं, वातावरण से ऊष्मा को क्या करते हैं, अपने अंदर सोखते हैं, तभी क्या होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या लिखोगे, H2 प्लस I2 इक्वल टू HI। अब एक क्वेश्चन आप लोगों का और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि शोषण जो हमारा होता है, शोषण ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है या ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो शोषण क्या होता है, एक और सबसे बड़ी परेशानी होती है, आप लोगों से अगर शोषण पूछा जाए तो आप लोग कह देते हो ऑक्सीजन को ग्रहण करना, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना। इसे शोषण नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं श्वास करना, यानी सांस लेना। अगर सांस लेना हम लोग कहें तो सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि ऑक्सीजन को ग्रहण करना, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना। लेकिन अगर यूनिक डिफिनीशन हम लोग कहें तो हम लोग कहेंगे शोषण की डिफिनीशन कि ग्लूकोज का खंडन तथा ऊष्मा का बाहर निकलना, ऊर्जा का बाहर निकलना। जो ऊर्जा हमारे जो हम लोग कार्य करते हैं उसके रूप में हम लोग उसका उपयोग करते हैं, जो ग्लूकोज का खंडन होता है, अर्थात ग्लूकोज का खंडन ही क्या है, शोषण है। अब शोषण कैसी अभिक्रिया है, ग्लूकोज का खंडन हो रहा है, ग्लूकोज टूट रहा है, खंडन का मतलब आप लोग समझ रहे हो, जब ग्लूकोज टूट रहा है ऊर्जा उससे निकल रही है, जब ऊर्जा उससे निकल रही है तो ऊष्मा छेपी होगा या ऊष्मा शोषी होगा, निकल रही है, उत्सर्जन हो रहा है, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया होगी, ठीक है। अब अभिक्रिया क्या होती है, देखो ग्लूकोज का क्या होता है, C6H12O6, एक ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, C6H12O6 O6 होता है, C6H12O6 प्लस
C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है। अभिक्रिया होगी तो बनता है CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O दोनों 6 बनते हैं। कितने कितने बनते हैं, 6। इतना हो गया, सही है। प्लस इसमें से ऊष्मा भी बाहर निकलती है। ऊष्मा को माने तो ऊर्जा बाहर निकलती है, ठीक है। हीट समझ लो, यहाँ पे हीट समझ लो या ऊर्जा समझ लो, कुछ भी समझ लो, ठीक है। ऊष्मा बाहर निकलेगी। ऊष्मा बाहर निकलेगी किसके रूप में, ATP के रूप में। अगर ऊष्मा जो ग्रहण होती है उसे हम लोग NTP बोलते हैं। किसमें, अगर ग्रहण हो रही है ऊष्मा तो NTP में बोलेंगे, और अगर ऊष्मा निकल रही है तो किस में बोलेंगे, ATP में बोलेंगे, ठीक है। तो इतना हम लोग समझ गए। बैलेंस करो, C6 है, ऑक्सीजन 12 है, कितना है, 12 है, 6 2 जा 12, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग 3 लगाएंगे, 3 2 जा 6 और 6 12। हाइड्रोजन 12 है, 6 2 जा 12 हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन C12 और 18 हो गया। यहाँ पे 6 था, अब हम लोगों को यहाँ पे कितना चाहना है, 12 और लेना है, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे 6 2 जा 12 और 6 कितना हो गया, 18। चलो ठीक है, बैलेंस भी हो गया, हमारी अभिक्रिया भी हो गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे देंगे कि श्वसन और सांस लेने में क्या डिफरेंस है, ये भी जान गए। श्वास जिसे बोलते हैं, ठीक है, जान गए। और कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्मा बाहर निकलेगी, किसके रूप में निकलेगी, ATP के रूप में निकलेगी। किसमें, ATP, ठीक है, समझ गए। ग्लूकोज का खंडन होता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, जो हम लोग बाहर निकालते हैं। खंडन होता है तभी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। जल निकालते हैं, ठीक है। और ऊष्मा भी हम लोगों की जो होती है, ऊष्मा हम लोग अपने कार्य के रूप में क्या करते हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, जो कार्य करते हैं उसका ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। चलो ठीक है, अब आते हैं अपनी संयोजन अभिक्रिया में। किसमें, संयोजन अभिक्रिया में। संयोजन अभिक्रिया कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। संयोजन अभिक्रिया, सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया को बताने से पहले संयोजन क्या होता है इसका मतलब आप लोग थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे होंगे। संयोजन क्या होता है, यानी जोड़ना। संयोजन मतलब जोड़ना, इकट्ठा करना। तो हम लोग कहें केमिस्ट्री की भाषा में कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, 2 या 2 से अधिक पदार्थ माने अभिक्रिया में, अभिक्रमण में कौन कौन से पदार्थ भाग लेते हैं। एक तो हमारा तत्व भी ले सकता है। सर तत्व, हाँ हमने कहा था Zn प्लस O, Zn प्लस O2। O2 तो क्या था, अणु था, लेकिन Zn क्या है, तत्व है ना, ठीक है। चलो, तत्व में दूसरा क्या हो सकता है, यौगिक हो सकता है। क्या हो सकता है, यौगिक। कहें तो अणु। तत्व और अणु ये पदार्थ में आते हैं। यानी जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, अभिकर्मक के पदार्थ, किसके, जब 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक के पदार्थ मिलकर के एक एकल उत्पाद बनाते हैं। एकल उत्पाद का मतलब सिर्फ एक उत्पाद। यानी हम लोग सिंपल भाषा में कहें कि अगर हमारे पास अभिकर्मक में 2 क्या है पदार्थ हैं, एक A है और एक B है, तो हमें सिर्फ एक पदार्थ मिलेगा जिसका नाम C होगा। क्या होगा, C होगा। यहां पे समझ में आ रहा है। A और B जोड़ करके सिर्फ एक पदार्थ बनाया, इसे कहे संयोजन। A और B का क्या हुआ, संयोजन। तो संयोजन की डिफिनीशन लिखो आप लोग कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व या पदार्थ मिलकर के एक एकल उत्पाद, अगर इतना ज़्यादा नहीं बोलना है तो बोल दो, सिर्फ एक उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। अब संयोजन अभिक्रिया की डिफिनीशन दिए दे रहे, एग्जाम्पल दिए दे रहे। सबसे पहले यही वाला एग्जाम्पल लिख लो आप लोग, Zn प्लस O2 ZnO, बैलेंस करो, 2Zn, O2 2 है, यहाँ पे 2 लगाएंगे, 2Zn हो जाएगा, O भी 2 हो जाएगा, दोनों क्या हैं,
बैलेंस हैं अपने। ठीक है, अब आगे कुछ और देखो, हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। क्या एग्जाम्पल हैं? अगर हम लोग कहें तो सी, कोयले का दहन, क्या कह दें कि कोयले का दहन। अब किसी चीज़ का दहन कहाँ होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। C+O2 बोल देंगे। अब कहोगे सर जी ये कार्बन है, इसे कार्बन नहीं बोल सकते। कार्बन क्यों नहीं बोल सकते? कार्बन तो भैया, शुद्ध कार्बन तो हमारा डायमंड भी है, लेकिन डायमंड को जला ही नहीं सकते। समझ रहे हो कि नहीं? डायमंड को क्या नहीं कर सकते? जला नहीं सकते। इसीलिए हम लोग यहाँ पे सी जो हम लोग जला रहे हैं, दहन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? दहन कर रहे हैं। तो ये क्या है? कोयला है। इसको सीधे सीधे मानो कि ये क्या है? कोयला है। और ये क्या है? ऑक्सीजन गैस है अपनी, ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस। जब ये लोग बनते हैं तो क्या बन जाता है? CO2 बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये भी हमारा संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। कार्बन और O2 मिलकर के CO2 बना रहे हैं, जुड़ रहे हैं कि नहीं? चलो ठीक है, इतना समझिए आप लोग। रब करके कुछ और एग्जाम्पल दे रहे हैं जो आप लोग समझते हो। अच्छा, एग्जाम्पल को आप लोग अगर थ्योरी के रूप में लिखें, कहें कि भैया कार्बन डाइऑक्साइड की मैकेनिज्म बताओ, क्रिया विधि बताओ कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग कैसे बना सकते हैं, तो आप लोग सिंपल भाषा में नहीं लिख पाओगे। ये तो हमने लिखा ही था, C+O2। कहेंगे कि अगर हम लोग जब किसी कोयले को जलाते हैं, अब वायु की उपस्थिति में ही जलाएंगे, क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो कोयला जलेगा ही नहीं, और अगर जलेगा तो ऑक्सीजन होगी, और जब ऑक्सीजन होगी तो क्या बनेगा? CO2 बन जाएगा। यानी कोयले के दहन से क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। एक मैकेनिज्म हो गई। अब कई जगह से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, आपको एक जगह से बनानी थी, सबसे सस्ता क्या था? यही मेथड था। ठीक है, अब कुछ और एग्जाम्पल आप लोग देख लो। अच्छा, H2+O2 भी, जब हम लोग हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को मिलाते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है? जल प्राप्त होता है, H2O प्राप्त होता है। बैलेंस कर लो इसको। हाइड्रोजन 2 हैं, ऑक्सीजन क्या है? 1 है, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 2 लगाएंगे तो हाइड्रोजन अब 4 हो गए, तो यहाँ पे 2 लगाएंगे, क्या हो गया? ये बैलेंस हो गया। ठीक है, तो लगभग संयोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल भी हो गए और संयोजन अभिक्रिया भी हो गई। अब अगले लेक्चर में बात करेंगे वियोजन के आगे से। ठीक है, वियोजन करेंगे और वियोजन के आगे हम लोग क्या करेंगे? अभिक्रियाओं को जानेंगे। तब तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। पता है आगे की अभिक्रियाओं को लेकर के। तो ठीक है।